नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में हम बात करेंगे इसरो के आगामी मिशन की और नासा के ताज़ा रिसर्च वीडियो की। इसके अलावा चर्चा का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। एक और उड़ान के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार, जल्द करेगा एक साथ 22 सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण। दिल्ली में ग्लोबल रिसर्च काउंसिल मीटिंग का आयोजन, कई विषयों पर हुई चर्चा। खाने से कैसे जुड़ा है हमारा व्यवहार, नासा ने जारी किया शोध से जुड़ा वीडियो। कैंसर की उत्पत्ति और रोकथाम पर वैज्ञानिकों का ताजा शोध, उपचार में मिलेगी मदद। और खोज खबर में चर्चा करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर और जानेंगे क्या है इस साल का विषय। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में स्वदेशी स्पेस शटल के सफल परीक्षण के बाद इसरो अपने अगले मिशन के लिए तैयार है। इस मिशन के तहत इसरो एक साथ 22 सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण करेगा। लॉन्च किए जाने वाले इन सैटेलाइट्स में भारत का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और 2 नैनो सैटेलाइट शामिल है, जबकि बाकी सैटेलाइट अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और इंडोनेशिया के हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने के आखिर में इन सब सैटेलाइट्स को PSLV C-34 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तकनीकी शोध की दिशा में नई ऊंचाइयां हासिल करने वाले इसरो की तारीफ दुनिया भर में हुई है। देश में बने दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले स्पेस शटल के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के साथ इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल कर दिया है। लेकिन इसरो की विकास यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। हाल में कर्नाटक चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के समारोह में इसरो चेयरमैन किरण कुमार ने ऐलान किया कि जल्द ही इसरो एक ही मिशन में 22 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। इन सभी 22 उपग्रहों को जून महीने के अंत में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा, जिनमें वाणिज्यिक उपग्रहों के साथ 3 भारतीय उपग्रह भी शामिल होंगे। इनमें कार्टोग्राफिक सीरीज का उपग्रह भी शामिल है, जो धरती की सतह का मानचित्र और इनमें विकसित सभ्यताओं को तैयार करने में मददगार होगा। 3 भारतीय उपग्रहों में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसका वजन 710 किलोग्राम है। 2 अन्य नैनो उपग्रह हैं, जिनका नाम स्वयं और सत्यभामा सैट है। इनके वजन क्रमशः 1 किलो और 1.5 किलोग्राम है। स्वयं को पुणे स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने, जबकि सत्यभामा को चेन्नई के सत्यभामा विश्वविद्यालय के छात्रों ने तैयार किया है। दूसरे उपग्रहों में 115 किलो वजनी कनाडा के 2 उपग्रह, 155 किलो वजनी जर्मनी के 3 उपग्रह, 120 किलो वजन वाला इंडोनेशिया का 1 उपग्रह और 195 किलो वजन वाले अमेरिका के 13 उपग्रह शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इन उपग्रहों को PSLV C-34 के जरिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। इनके बाद इसरो की योजना स्कैटरोमीटर और इनसैट 3DR उपग्रह प्रक्षेपित करने की है, ताकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से तापमान और आर्द्रता के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जा सके। किसी भी समस्या का हल अगर मिलकर निकाला जाए तो वह आसान हो जाता है। शोध के क्षेत्र में भी इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में ग्लोबल रिसर्च काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के लगभग 44 देशों के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में एकीकृत शोध को बढ़ावा देने के अलावा महिलाओं के विज्ञान और शोध के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। पेश है ये रिपोर्ट। वो पुराने दिनों की बात है जब वैज्ञानिक बुनियादी सवालों के इकलौते कार्यक्षेत्र तक अपने शोध को सीमित रखते थे। बुनियादी विज्ञान से व्यावहारिक विज्ञान तक के सफर और इंसानी समाज की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए वैज्ञानिक समुदाय ने समस्याओं से निपटने के लिए एकीकृत वैज्ञानिक शोध को जरूरी समझा है।
इसी जरूरत को देखते हुए अंतर विषयक विज्ञान का युग शुरू हुआ है। हाल में ग्लोबल रिसर्च काउंसिल के सम्मेलन में सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का इस्तेमाल चर्चा का प्रमुख विषय रहा। सम्मेलन में दुनिया के लगभग सभी राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों का प्रतिनिधित्व रहा, जिन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के रूप में बहुआयामी ज्ञान के प्रसार पर जोर दिया। Solid waste management, cleaning up Ganga, and so on. These are all problems of interdisciplinary science. So question is, how do we support this science? How do we make it more popular? What should be the criteria for funding? How do we get people more interested in collaborating with each other? So we can learn from this meeting about what the best policies should be, what the vision should be, what the objectives should be, and actually how to go about doing them. Most important thing is the action plan, right? And so we learn actually what different countries do to achieve the same objectives. सम्मेलन में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की फंडिंग के लिए योजनाओं पर विचार किया गया, ताकि विज्ञान का प्रचार प्रसार बेहतर ढंग से हो सके। वैज्ञानिकों के सम्मेलन में चर्चा का दूसरा प्रमुख मुद्दा रहा वैज्ञानिक रिसर्च में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें की गई, जिनमें पारिवारिक वजहों और विस्थापन के कारण लंबे समय तक शोध से दूर रहने की स्थिति में भी महिला शोधकर्ताओं की फेलोशिप और अनुदान बनाए रखना शामिल है। मकसद साफ था कि महिला शोधकर्ता बीच में ही अपना शोध ना छोड़ें, जो वैज्ञानिक शोध में महिला भागीदारी कम होने की सबसे बड़ी वजह है। Department of Science and Technology already is doing many different things for women scientists. For example, 1 year training in IPR related issues, so they can actually go join an intellectual property firm. In fact, 10% of IPR workforce in the country are these women who have been trained under this program. We are also supporting women for their fellowship, for salary, as well as research money when they are out of job. नई दिल्ली में 25 से 27 मई को हुए ग्लोबल रिसर्च काउंसिल के सालाना सम्मेलन में 44 देशों के रिसर्च काउंसिल के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उम्मीद है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के आयोजित इस सम्मेलन से विज्ञान के प्रचार प्रसार को काफी बल मिलेगा। पर्यावरण, जीवन शैली और आनुवांशिकी के अलावा भी ऐसे कई कारक हैं जो कैंसर होने की मुख्य वजह है। ऐसे ही कारकों और कैंसर की उत्पत्ति पर हाल ही में शोध किया है कोलकाता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने, जिसके अनुसार हमारे शरीर में पाए जाने वाले स्टेम सेल भी कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वैज्ञानिक कैंसर के इलाज और इसकी रोकथाम पर भी अध्ययन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये बात हर कोई जानता है कि शरीर के किसी हिस्से में कोशिकाओं के लगातार विभाजित होकर बढ़ने से कैंसर होता है। शोधकर्ता अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कैंसर की वजह वंशानुगत, जीवन शैली या पर्यावरण की हालत है, जबकि कई शोधकर्ताओं का मानना है कि शरीर की अंदरूनी संरचना भी इस जानलेवा बीमारी के लिए जिम्मेदार है। कोलकाता विश्वविद्यालय के बोस इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर तान्या दास और SSKM पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर दीप्तेंद्र सरकार का मानना है कि शरीर के भीतर मौजूद स्टेम सेल्स इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। फिर भी ये तो साफ है कि जब कोशिकाओं के टूटने की एपोप्टोसिस नाम की प्रक्रिया बंद हो जाती है, तभी कैंसर होता है। अब शोधकर्ताओं की ये टीम एक ऐसी उपचार विधि विकसित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें दवाओं के माध्यम से कोशिकाओं के नष्ट होने को प्रोत्साहन देना या कैंसर के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं के स्थान बदलने में रुकावट लाई जा सके।
we tried to do an epidemiological hospital-based study to see whether aspirin was having any protective role in these patients of breast cancer. We studied around 2,400 plus patients, and we really got an astonishing fact that aspirin did have a wonderful role in protecting cancer. Parallelly, at the same time, we were doing this work in the lab in the Bose Institute, and we were experimenting, and we found the same results in the laboratory, where we found that aspirin was sensitizing resistant cancer stem cells, and they were more amenable to use of chemotherapy. We thought that if we can sensitize these cancer stem cells by something, some way or other, then when they are sensitized, now sensitized means their resistance power is now low. That means maybe their efflux pump level is low. So now if we can do that with some any drug or something, natural product, whatever, we have to find out what can be the remedy. Then maybe the normal chemotherapeutic drugs can kill those cancer stem cells. And because the chemotherapeutic drugs are very good killer of the normal cancer cells, so then the problem can be tackled, problem of relapse, problem of cancer therapy failure can be tackled in future. प्रोफेसर तान्या के मुताबिक कैंसर के इलाज के लिए स्टेम सेल्स के स्तर पर उपचार विधि को समझना जरूरी है। ये टीम कैंसर के स्तर को पहचानने और उसी के मुताबिक नई उपचार विधि को विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। प्रोफेसर सरकार ने एक दिलचस्प जानकारी देते हुए बताया कि कीमोथेरेपी से पहले लगातार एस्पिरिन खाई जाए तो कैंसर के दोबारा उभरने की आशंका कम हो जाती है। उम्मीद है कि ये जानकारी भविष्य में कैंसर से जुड़े शोध को नई और उत्साहजनक दिशा प्रदान करेगी। क्या आपने कभी सुना है कि इंसान जैसा खाता है वैसा ही बनता है? जी हाँ, इस बात को शोध द्वारा सिद्ध किया है नासा ने। हाल ही में इस शोध से संबंधित वीडियो जारी किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में लगभग 1 साल बिताकर आए अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली और उनके जुड़वा भाई के अंतरिक्ष और धरती पर पाचन क्रिया का अध्ययन किया गया है। इस शोध के द्वारा वैज्ञानिकों को शरीर में मौजूद कुछ अहम रसायनों और उनके प्रभावों की भी जानकारी मिली है। एक पुरानी कहावत है, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। आज के दौर में इस कहावत में परिवर्तन लाया जाए तो हम कह सकते हैं कि हम जैसा खाते हैं उसी आधार पर हमारा शरीर काम करता है। शरीर के सभी मेटाबोलाइट के संग्रह को मेटाबोलम कहते हैं और मेटाबोलोम ऐसे सभी अवयवों से मिलकर बना होता है जो किसी भी जीव के ऊतकों या फिर कोशिकाओं में पाया जाता है और पाचन क्रिया को सक्रिय बनाता है। इन दिनों मेटाबोलोम शोध के लिए बेहद दिलचस्प विषय है। मानव शरीर में खासकर अंतरिक्ष यात्रा के समय मेटाबोलम पर शोध को आगे बढ़ाते हुए नासा ने एक नया रिसर्च वीडियो जारी किया है। नए वीडियो का टाइटल है मेटाबोलोमिक्स, यू आर व्हाट यू ईट। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में शोध के आधार पर तैयार किया गया है। वीडियो में अमेरिका के रिटायर्ड अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली और उनके जुड़वा भाई मार्क दिख रहे हैं, जो जुड़वों पर नासा के आयोजित शोध के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। Interesting aspect of this whole study is that Scott is actually under a very defined diet. And your diet definitely controls your metabolome and all your metabolites. So we'll be able to follow which foods cause what kinds of metabolite changes and how that changes over time. And it'll be very informative to see exactly how what you eat determines what you are chemically. And so it's going to be very, very interesting to see how this all plays out. इस शोध में जुड़वा भाइयों स्कॉट और मार्क के शरीर में धरती और अंतरिक्ष में आनुवांशिक रूप से होने वाले मेटाबॉलिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी हासिल की गई है। इन परिवर्तनों के आंकड़ों के आधार पर
शोधकर्ताओं ने कुछ रसायनों के बारे में जानकारी हासिल की है जो उच्च तनाव और कुछ अन्य अनजाने परिवर्तनों के बारे में बताते हैं। जानकार मानते हैं कि जुड़वा भाइयों पर अध्ययन ये बताने में कारगर रहेगा कि किस वक्त किस किस्म का तनाव बढ़ता है और दूसरे मेटाबोलाइट्स में क्या परिवर्तन होते हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी शोध ये है कि इंसानों के खान पान और मेटाबोलाइट्स के बीच क्या संबंध है, किस खाद्य से क्या मेटाबॉलिक परिवर्तन होता है और समयानुसार उसमें कैसे बदलाव होते हैं। इस शोध से मंगल ग्रह जैसी लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और धरती पर इंसानों के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं तैयार करने में काफी मदद मिलेगी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहें ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया की वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। सभी राज्यों के लिए पर्यावरण से जुड़ी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को 3 हफ्ते में सौंपना अनिवार्य हो गया है। इस रिपोर्ट में राज्य में पर्यावरण स्तर और डीजल से चलने वाले वाहनों की जानकारी मांगी गई है। And any orders which are passed must take into account the employment opportunity, the contribution of the automotive industry. We don't want the industry to suffer as a consequence of anything that is done without there being any scientific data to show that in fact vehicles are causing pollution or that diesel vehicles are causing pollution. We want the court to consider all these issues. राज्यों ने ट्रिब्यूनल से डीजल वाहनों पर रोक न लगाने की अपील की है। इसकी वजह भारी संख्या में बेरोजगारी और आमदनी में भारी कटौती बताई गई है। राज्य सरकारों ने भरोसा दिलाया है कि वो पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए फौरी स्तर पर जल्द योजनाएं तैयार करेंगी। गिर राष्ट्रीय उद्यान में 31 मई को दुर्लभ नजारा देखने को मिला। विलुप्त प्राय एशियाई शेरों का एक समूह पानी पीता नजर आया। इसके नजारे को देखकर शेरों के प्रेमी और वन विभाग के अधिकारियों में उत्साह भर आया, क्योंकि ये नजारा बेहद दुर्लभ था। एशियाई शेर या भारतीय शेर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक गिर में एशियाई शेरों की संख्या 523 है। एक और दुर्लभ नजारा इंडियन वाइल्ड ऑरेंज के रूप में देखने को मिला। कुछ शोधकर्ताओं ने विलुप्त प्राय इंडियन वाइल्ड ऑरेंज को इम्फाल के पास तेमेंगलोंग जिले में देखा। ये प्रजाति धरती से तेजी से खत्म हो रही है, जिससे तेमेंगलोंग के दाइलोंग में स्थानीय शोधकर्ताओं ने खोज निकाला। अब तक इंडियन वाइल्ड ऑरेंज सिर्फ मेघालय की गारो पहाड़ियों में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाया जाता था। जीव जंतुओं की घटती संख्या, ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई ऐसी कई समस्याएं हैं जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं और इन्हीं समस्याओं का हल निकालने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व में प्रकृति द्वारा उपहार के रूप में दिए गए अपने पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया जाता है। वहीं हर साल की तरह इस साल भी विश्व पर्यावरण दिवस की एक थीम रखी गई है, जिसका विषय है वन्य जीवों का अवैध व्यापार। तो आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व के बारे में। पूरे ब्रह्मांड में कहीं जिंदगी है तो सिर्फ धरती पर, जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर बहुतायत में पाए जाते हैं। धरती की खासियत यही है कि यहाँ अलग अलग हिस्सों में निर्जीवों के बीच सजीव भी मौजूद हैं। धरती का प्राकृतिक वातावरण सभी सजीवों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो इंसानों की जिंदगी और दूसरे आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
धरती की उम्र 4.5 बिलियन साल मानी जाती है, जबकि इंसानों की उत्पत्ति महज कुछ 100,000 साल पहले हुई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मानव सभ्यता सिर्फ 6,000 साल पुरानी है, जबकि औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी में शुरू हुई थी। लेकिन इस छोटे से अंतराल में ही इंसानों ने धरती के वातावरण को अंधाधुंध नष्ट किया है। ऐसी अमानवीय गतिविधियों में जंगलों का अंधाधुंध सफाया, शिकार, बिना सोचे समझे रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खाद का इस्तेमाल, नई हाइब्रिड प्रजातियों का इस्तेमाल, निर्माण के लिए जलीय भूमि का दोहन, पेट्रोलियम कुओं का निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करना शामिल है, जिनकी वजह से पर्यावरण में कई ऐसे विनाश हुए हैं जिनकी भरपाई नामुमकिन है। बेहद कम समय में तेजी से हुए विनाश की वजह से धरती का वातावरण बेहतर बनाने की हमारी जिम्मेदारी भी तेजी से बढ़ी है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी इसी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण सम्मेलन के दौरान की थी, जिसका मकसद था पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाना। पर्यावरण के विनाश से जुड़े जिस कदम पर फौरन रोक लगाने की जरूरत है, वो है जंगली संसाधनों का अवैध कारोबार। एक अनुमान के मुताबिक जंगली संसाधनों का अवैध कारोबार अरबों का है और सीधे तौर पर धरती से कई तरह के जंगली जानवरों और पेड़ पौधों के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार है। पौधों और जानवरों का निर्दयता से शिकार और दोहन किया जाता है, जिनका चमड़े के सामान, खाद्य और पारंपरिक दवाओं के अलावा और भी कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों के अवैध शिकार के अलावा विलुप्त प्राय पेड़ पौधों की अवैध कटाई और गैर कानूनी रूप से मछलियों का शिकार भी पर्यावरण की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। हाथी दांत के लिए हाथी, सुगंध के लिए हिरण, चमड़े के लिए मगरमच्छ और घड़ियाल, शेल के लिए कछुए, सिंग के लिए गेंडा, पंख के लिए शार्क, सजावट के लिए तितलियों और कई जानवरों को तो महज खेल खेल में ही मार दिया जाता है। ऐसे गैर कानूनी शिकारों की फेहरिस्त लंबी और दुर्भाग्यपूर्ण है। यही वजह है कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का थीम रखा गया है जंगली संसाधनों के अवैध व्यापार को लेकर जीरो टॉलरेंस। जंगली जीवन के साथ प्रकृति में पाए जाने वाले जिंदगी के सारे रूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें एक भी कड़ी टूटने का बुरा असर हम सभी पर पड़ेगा। विश्व पर्यावरण दिवस एक ऐसा मौका है जब जिंदगी को महफूज रखने के लिए जिम्मेदार सभी अवयवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी जाए। लिहाजा जरूरी है कि इस साल भी पर्यावरण दिवस के दिन हम धरती पर जैव विविधता की अहमियत को समझें और उन्हें नष्ट करने वाले गैर कानूनी कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कमर कस लें। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।